वेलकम बैक। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब हमने पढ़ा था कि हर कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, उसमें हमने जब देखा था व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी, तो हमने पढ़ा था एक होती है बैलेंस शीट, दूसरा होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, चौथा होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। ये दो तो हमें पता ही है, बचपन से बनाते आ रहे हैं। ये एक नया है जिसको बोला जाता है कि दिस इज ऑल्सो ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यार रिक्वायरमेंट। वॉल्यूम कम आ रहा है। आवाज कम आ रही है क्या? मेरी आवाज कम आ रही है क्या? सर ठीक है आपकी आवाज। आई गेस भाई बोल रहे कि मेरी आवाज कम आ रही है। ठीक है। तो एक चीज हमें ये समझ आ रहा है कि कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। अब इसके पीछे एसेंस समझते हैं कि क्यों है। पीएनएल बनाना है इसलिए कि आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चल जाए कंपनी की। बैलेंस शीट बनानी है इसलिए कि आपको कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाएगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्या पता चलेगा? तो अगर आप नाम को ही देखोगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट विच शोज द फ्लो ऑफ द कैश। अब ये बनता है पूरे साल का। तो क्या दिखा देगा ये दिखा देगा कि आपका जो कैश फ्लो हो गया इस कंपनी में कैसे हो गया। फ्लो का मतलब होता है कैश का मूवमेंट। वो इनफ्लो भी हो सकता है कि कंपनी में कैश कैसे आया, आउटफ्लो भी हो सकता है कि कैश कहां गया। अब मैं आपको बताता हूं क्यों जरूरी है ये चीज। सपोज देयर इज दिस कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका ओपनिंग क्या था? 10 करोड़। इट्स शोइंग कि इनका जो प्रॉफिट था साल का एज पर पीएनएल वो था 400 करोड़। इनका जो क्लोजिंग कैश दिखा रहा है, कैश एंड बैंक बैलेंस, वो दिखा रहा है 20 करोड़। आप मुझे बताओ, जब ओपनिंग में 10 करोड़ था कैश और साल में 400 करोड़ कमाया, तो यूजुअली एक शेयर होल्डर को क्या फील आएगा? क्या फील आएगा कि भाई आपके पास तो अगर 10 करोड़ पहले कैश था, 400 रुपया इस साल कमाया, और तो 410 करोड़ तक का कैश होना चाहिए आपके पास। 400 रुपया कमाए ना, अगर आप दुकान पे स्टार्ट गए, सॉरी, अगर आपने दिन के स्टार्ट में आपके पास 100 रुपया था और आपने दिन में 1000 रुपया कमाया, शाम को कितने होने चाहिए आपके पास? 1100 होने चाहिए ना। तो सिमिलरली अगर कंपनी के ईयर के बिगिनिंग पर 10 करोड़ का कैश था, कैश एंड बैंक बैलेंस, और साल में 400 करोड़ कमाया, और लास्ट में बैलेंस शीट में बोल रहा है वो 20 करोड़ ही मेरा कैश बचा हुआ है, तो एक डाउट तो आ जाएगा ना भाई, ये प्रॉफिट गया कहाँ? गॉट माय पॉइंट? भाई एक फीलिंग आती है भाई 400 करोड़ है तो 400 करोड़ से तो कैश ही बढ़ना चाहिए ना, प्रॉफिट आ गया कैसे? आपने चीजें महंगी बेची, खरीदी 100 रुपया में, बेची 150 में, 120 में, 130 में, तो वो जो डिफरेंस था दैट इज योर प्रॉफिट। बाकी खर्चे हो गए तो नेट प्रॉफिट जो था इतना तो आपको बच गया ना कैश। इनफैक्ट इससे ज्यादा ही बचना चाहिए बिकॉज डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस। तो अगर आपका प्रॉफिट 400 करोड़ है, डेप्रिसिएशन 100 करोड़ है, तो 500 करोड़ से कैश बचना चाहिए, बट यू आर शोइंग ओनली इंक्रीज ऑफ 10 करोड़ इन द कैश। तो ये डिफरेंशियल कैश जो है ये कहां गया? तो एक सवाल उठता है ना कि भाई ऐसा तो नहीं है कहीं फ्रॉड हो रहा है, प्रॉफिट तो दिखा रहे, कैश कहीं है ही नहीं। तो दैट्स व्हाई कंपनीज एक्ट सेज कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा। ओपनिंग कैश कितना था, साल के बीच में कैश कहां से आया कहां गया, पूरा रिकंसाइल करके दे दो, ताकि मैच हो जाए कि भाई क्लोजिंग कैश अगर 20 करोड़ ही है, क्यों 20 करोड़ है। तो इसके लिए आपको बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो क्या आपको समझ आ गया ये बात, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों जरूरी है? होता क्या है, कंपनी प्रॉफिट दिखाती है बहुत ज्यादा, बट अब जब शेयर होल्डर को फील आएगा कि भाई मेरे को डिविडेंड मिलेगा, पता चला नहीं कैश तो हमारे पास है नहीं, अरे क्या किया कैश को दिखाओ तो सही, शेयर होल्डर को पता तो चले भाई कैश कहां जा रहा है। तो दैट्स व्हाई a company is supposed to prepare a cash flow statement. Now the question arises how? ये तो समझ आया, चाय बनानी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट चाय बनानी है। अभी चाय कैसे बनाएंगे? तो कौन बोलेगा? मैं अपने हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाऊंगा,
इंडियन ऑयल अपने हिसाब से बनाएगा, बीपीसीएल अपने हिसाब से कैश बनाएगा। भाई शेयर होल्डर को तो एक यूनिक पैटर्न दिखना चाहिए ना, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए ना, जिसके हिसाब से वो बना दे। तो कौन आएगा बताओ, कौन बताएगा कि ये चार्ट कैसे बनानी है? हमने पढ़ा था, जब डिफरेंट मेथोडोलॉजीज पॉसिबल है तो वहां पे हमें किन की जरूरत पड़ती है? हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इसके लिए आईसीए ने बनाया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट। AS3 नहीं बोलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, AS3 नहीं बोलता है चाय बनाओ। ये चाय बनानी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, ये कौन बोलता है? ये लॉ बोलता है, ये कंपनीज एक्ट बोलता है। बट कैसे बनानी है चाय, ये बोलेगा AS3, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अब क्या बोलता है AS3? बोलता है कि आप जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे, उसमें जितनी भी आपकी एक्टिविटीज है, जितने भी आपके एक्टिविटीज है बिजनेस में, उनको आप 3 हिस्सों में बाइफरकेट करोगे। कोई साथी बताना चाहता है कि वो 3 एक्टिविटीज क्या क्या है? सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, Operating, इन्वेस्टिंग investing and एक्टिविटीज एंड financing. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बहुत अच्छा, चलो। तो बहुत सही बोला आप लोगों ने कि सर वो बोलता है कि आप सबसे पहले क्या करो, अपनी एक्टिविटीज को अपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। मतलब 3 हिस्सों में हम दिखाएंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश आया या कितना कैश गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कितना कैश आया कितना गया, एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना आया कैश और कितना गया। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसके बाद आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और उसके बाद आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलो अब मुझे बताओ, व्हाट आर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? परसों हमने रेशियो एनालिसिस में प्रॉफिटेबिलिटी पढ़े थे, उसमें भी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का बात आया था। व्हाट आर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? Sir, शॉर्ट टर्म। those activities that are related to the normal course of business. इनको बोलते हैं दे आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। जो आपका मेन बिजनेस है, मेन धंधा है, उसके कॉरस्पॉन्डेंस में जो भी एक्टिविटीज है, दे आर कॉल्ड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इसमें अगर आप PNL को देखोगे, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, दीज आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उन गुड्स को अपने दुकान तक लाना, फ्रेट इनवर्स, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एनी डायरेक्ट एक्सपेंस, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। रेंट पे करना, एम्प्लॉयज की सैलरी पे करना, these are all operating activities, these are all operating activities। समझ आया यहां तक? Even तो जो आपका even मेन direct expenses, purchases, वगैरह, these are also the operating activities परचेजेस इन द नेचर ऑफ, in the nature of business in which we नहीं, are काइंड ऑफ dealing. परचेजेस, काइंड ऑफ, देखो परचेज ऑफ गुड्स तो मैंने बता दिया, ट्रेड एक्टिविटीज है, दैट इज टिपिकल प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटेड। फिर आपने हम्म, परचेज बोला, और उससे मैं समझा नहीं, आप और क्या तरह की परचेज? बस सर यही purchases जो business के related है परचेजेस, जिससे हम सेल्स, करते हैं। फ्रेट इनवर्ड्स, इनफैक्ट फ्रेट आउटवर्ड्स, एम्प्लॉयज की हम्म, सैलरी, मोबाइल का बिल, गाड़ी का खर्चा, दीज आर ऑल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब आया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। व्हाट आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज? सर, लॉन्ग टर्म में जो हम इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, तो अगर मैं बोलूंगा नॉन करंट एसेट्स जो होते हैं, तो इसमें क्या आएगा? परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, या अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स कर, या आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दी, दीज आर ऑल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये समझ आया बात? जहां पे आप कहीं पैसा लगा रहे हो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, आप स्टॉक खरीद रहे हो, परचेज खरीद रहे हो, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बट आप फर्नीचर खरीद रहे हो, प्लांट एंड मशीनरी खरीद हो, दैट इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट्स एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होते हैं?
सर ये शेयर होल्डर से रिलेटेड होता है कि वो जैसे पैसा जैसे बढ़ा रहा है कम कर रहा है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंस। आपने सुना है गाड़ी में बोलते हैं इसको कितना फाइनेंस है, इसको कहां से फाइनेंस किया है। मतलब ये जो आपने गाड़ी खरीदी है, ये जो आपने घर लिया है, इसको फाइनेंस कहां से किया है, इसका सोर्स कहां से है, इसका पैसा कहां से लाया। अब बिजनेस में आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या आ गई, आपकी शेयर कैपिटल, आपकी डिवेंचर्स, आपके लॉन्ग debentures. टर्म लोन्स। जो हमने वो पढ़ा था ना, अगर मैं बोलूं कैपिटल एम्प्लॉयड वाली बात, Hmm. वो सब आता है आपका, वो सब आता है आपका किसमें, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। कि सर आपने वो बिजनेस के लिए पॉइंट कहा था ना, इंटरेस्ट आपने अगर रिसीव करेंगे वो इसमें आएगा, लेकिन नहीं से बताओ। इंटरेस्ट अगर पेड करेंगे। सर इंटरेस्ट हम के उस रिगार्ड। पे उस पे उस पे उस पे आ जाता हूँ, उस पे आ जाता हूँ मैं। वो आपका क्या कहलाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कि इस बिजनेस के लिए जो आपको पैसा जरूरत पड़ता है, वो पैसा आप उठा रहे हो, ला रहे हो बिजनेस में, वो कैश फ्लो होगा, उस पैसे को आप रिपे कर रहे हो, डिविडेंड पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, दैट इज ए फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है। अब इसमें एक कैच है, अगर मैं अगर मैं बैंक बैंक का कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूं, बैंक का कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूं, बैंक क्या है, लोन पे इंटरेस्ट कमा रहा है, लोन पे इंटरेस्ट कमाता है, और अगर किसी का एडवांस होगा बैंक के पास, उसको वो इंटरेस्ट पे करता है। तो बैंक के लिए इंटरेस्ट रिसीव और इंटरेस्ट पेड क्या है, वो उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है। मेक सेंस। मतलब बैंक्स जो है, जो जो इंस्टीट्यूशंस, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उनके लिए इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव जो है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिकॉज दिस इज देयर प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। फॉर अदर कंसर्न, other than the banks and these financial institutions, the interest paid is a financing activity, the interest received is an investing activity। आपने कहीं एफडी कर ली है, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट, वहां से इंटरेस्ट आएगा, दैट इज इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपने लोन लिया, यू पेड फॉर दैट, दैट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बट इफ यू आर अ बैंक, if you are a financial institution, if you are an NBFC, your main revenue generating activity is this payment of interest and receipt of interest. So in that case, it will be your revenue, it will be your ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सिमिलरली अगर कोई कंपनी जो है, जो शेयर्स में डील करती है, शेयर्स को परचेज सेल कर रही है, वहां से पैसा कमा रही है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसका काम है इन्वेस्टमेंट करना, तो उनके लिए इन्वेस्ट करना शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, लोन्स में लगाना पैसा, ये उनकी क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो उनके लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बट उनको छोड़ के बाकी सबके लिए वो क्या होगी, या तो फाइनेंसिंग या तो इन्वेस्टिंग। समझ आया आपको बात, यहां समझ आया? किसी को कोई डाउट सर यहां ये तक, जल्दी बताओ, हमारे पास हाँ टाइम सर। कम है। सर आप बोल रहे थे ना, मतलब अदर देन बैंक्स या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए हाँ, या तो ये इंटरेस्ट पेड आएगा, इंटरेस्ट पेड इंटरेस्ट रिसीव आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। नहीं नहीं, अब मैं एग्जांपल देता हूं। मेरा रेडीमेड गारमेंट का शॉप है, ठीक है। जी। पहले तो ये चीज क्लियर होगी, मैं बैंक नहीं हूं, ठीक है। हम्म। मैं बैंक नहीं हूं। अब मेरा है आरजे गारमेंट्स है, मेरा आरजी गारमेंट्स है, ठीक है। अब मैंने बैंक से लोन ले लिया है 1 करोड़ का। अब मुझे पता, जब मैंने लोन से पैसा लिया, दिस इज माई फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइन, दिस इज माई फाइनेंसिंग यस सर। एक्टिविटी। इस पे मुझे साल का इंटरेस्ट पे करना पड़ा, 5 लाख रुपया सपोज, या 10 लाख रुपीज। This 10 lakh, the interest which I have paid is not my operating expense. This is my financing activity. This is my financing। फाइनेंसिंग, ओके। उस दिन हमने जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया था, उसमें हमने इंटरेस्ट नहीं लिया था, बिकॉज जी दैट वाज जी। माय नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और ये क्या है, मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाला है। ये हो गया, जब मैं इंटरेस्ट पे करूंगा तो मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए जाएगी। पहले मेरे पास सपोज पैसे ज्यादा थे, मैंने उसकी एफडी कर ली थी। नाउ दिस एफडी करना, वहां से जो मेरा आउटफ्लो जाएगा, पहले जब मैंने एफडी में पैसा लगाया, दैट ये मैंने इन्वेस्ट किया, तो दिस इज माय इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दिस इज नॉट माय प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेट। मैं जो रेडीमेड गारमेंट की शॉप है, कुछ पैसा मैंने बैंक में लगा दिया एज एन एफडी, तो क्या मेरा काम एफडी से पैसा कमाना है? द आंसर इज नो। मेरे पास तो सरप्लस था, तो मैंने एफडी कर ली। मेरे पास सरप्लस था, मैंने इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे। दिस इज माई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दिस इज नॉट माई ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वहां से मुझे इंटरेस्ट मिला,
या वहां से मुझे जो डिविडेंड मिला, अगर मैंने शेयर्स में लगा दिया, वहां से डिविडेंड मिला, दिस रिसीट ऑफ इंटरेस्ट, दिस रिसीट ऑफ डिविडेंड इज नॉट माई ऑपरेटिंग इनकम। क्योंकि मैं रेडीमेड गारमेंट में डील कर रहा हूं तभी मुझे इंटरेस्ट मिला। डज दिस मेक सेंस? द आंसर इज नो। ये इंटरेस्ट मिलना, ये डिविडेंड मिलना, ये मेरा रेवेन्यू जनरेट नहीं है, दिस इज माई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो उसकी Yes, वजह से sir. मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। तो रिसीट मेरा इन्वेस्टिंग में आ जाएगा एंड Paid financing. फाइनेंसिंग। फाइन, यहां तक किसी और साथी को कोई डाउट? चलो, ओपनिंग एक्टिविटी वाला समझ आया? Yes, sir. इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता दिया, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन सब जगहों पे पैसा लगाना, दैट इज योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब उसको बेच देंगे, सपोज सेल ऑफ एसेट बेच दिया, वहां से कुछ कैश आया, दैट इज प्रोसीड्स फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो उसको हम वहां दिखाएंगे, ठीक है। और फाइनेंसिंग मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, जिससे आपके ओनर्स की कैपिटल बोलो या लॉन्ग टर्म लोन्स वोन जो है, बोरोइंग्स जो है, वो सब जो है, मतलब बेसिकली जो प्रोवाइडर्स ऑफ फंड्स आपके हैं, दे आर योर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ चीजें पूछूंगा, ऑल यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू टेल मी वेदर दीज आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दीज आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और दीज आर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है, एक एक करके बताएंगे कैसे, सब जवाब देंगे। सर ये ऑपरेटिंग हम्म। ऑपरेटिंग एक्टिविटी। Operating. हाँ, अच्छा, इसमें एक और चीज होता है जो बेसिकली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, मतलब इस लाइक कि उससे वो किसी एक्टिविटी में फॉल नहीं करता, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, उसमें आ जाते हैं अभी। जैसे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट आपने लगा लिए बैंक में, दैट इज ए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें रखते हैं। अच्छा, पेटेंट परचेज, आपने पेटेंट परचेज किया, व्हाट इज पेटेंट, एनी आइडिया? Investing activity. हाँ, सही बोला, पेटेंट क्या होता है, किसी को पता? कभी सुना ये कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब क्या होता है? किसी ने थ्री इडियट्स मूवी देखी है? वहां पे जो फुंग सुंग वांगडू था, तो बोला जाता है इसके पास 400 इतने पेटेंट्स थे। These are intellectual rights. मतलब जो मिलते हैं. जब आप कोई चीज बनाते हो, आप उसका क्या करो, पेटेंट करा रहे हो, मतलब कि भाई ये मेरा फॉर्मूला है, इसको कोई यूज नहीं कर सकता है, Use ठीक नहीं है। कर सकते. तो बाद में हिसाब फिर से. अगर आप उसको बेचोगे, आप इसको बेच सकते हो, तो आप उसको बेच सकते हो, आपको पैसा आएगा। अब जो परचेज कर रहा है उस पेटेंट को, दैट इज इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना, उससे फिर वो कुछ करेगा। सपोज मैंने टिपिकल बताऊंगा, मैंने पेटेंट लिया, कोई मेडिकल, कोविड कोविड का वैक्सीन बनाया किसी ने, तो उसको क्या किया, पेटेंटाइज किया। अब कोविशील्ड बना दिया, अब उसको कोई भी उस फॉर्मूला को यूज कर नहीं बना पाएगा, उसको उसकी रॉयल्टी पे करना पड़ेगा या पेटेंट खरीदना पड़ेगा। तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है जो भी वो कर रहा है। अच्छा, इनकम टैक्स जो है, यहां पे डाउट होता है, इनकम टैक्स जब कंपनी को पे करना पड़ता है, तो इसमें मोटा मोटी यह माना जाता है कि इनकम टैक्स आप इसलिए पे करो क्योंकि आपने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट यूजुअली ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमा रहे हो, तो यूजुअली जो है उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स बिजनेस पे कर रही है, वो ऑपरेशंस पे करती है, तो उसको बोलते हैं दिस इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इनकम टैक्स अगर आपने पे कर दिया, उसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानते हो, क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। बट अगर आपका सपोज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस पे लगता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कर दिया, दैट्स योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बट अदर देन दैट, नॉर्मल इनकम टैक्स जो आप पे करते हो बिजनेस के प्रॉफिट्स का, दैट्स एन ऑपरेटिंग। अगर आपको इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड मिल गया, इन्वेस्टमेंट्स पर से इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वहां से कोई डिविडेंड आया, मैंने अभी डिस्कस कर दिया था, दिस इज फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट आप नॉर्मली ऑपरेटिंग एक्टिविटी ना, आपको बिजनेस आगे बढ़ाना, उसके लिए आपने एडवर्टीजमेंट कर दी, सो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश परचेज, दिस इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रेंट पेड, दिस इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सिमिलरली अगर इनकम टैक्स का रिफंड आ गया, तो वो अगेन इज ऑपरेटिंग, बिकॉज इनकम टैक्स का पेमेंट एज वेल एज इनकम टैक्स का रिफंड, बोथ आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। किसी को अगर किसी में समझ नहीं आएगा तो मुझे रोकना। आई एज्यूम कि जो मैं बोल रहा हूं और आप चुप करके बैठे हो या जवाब दे रहे हो, इट मीन आपको वो समझ आ रहा है लॉजिकली। किसी में भी पॉइंट पे अगर आपको समझ नहीं आया तो मुझे बता देना कि सर ये समझ नहीं आया, इसको दोबारा से रिपीट कर दीजिएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी, दिस इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मेक सेंस? Investing. But यस सर। sale of investment by a finance company, this is an
ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग। काम ही है ना, इन्वेस्टमेंट को बेचना खरीदना, वहां से पैसा लाना, ऐसे फाइनेंसिंग कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट्स हो, लोन्स वोन्स हो, दीज आर देयर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बट अदर देन दोज जिनको हम नॉन फाइनेंस कंपनीज बोले, उनके लिए दीज आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, राइट। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, मैंने डिबेंचर से पैसा उठाया, दैट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नाउ आई एम पेइंग द इंटरेस्ट ऑन दैट, दैट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइन। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम, प्रेफरेंस शेयर्स मतलब आपने लोगों से पैसा लिया था, उनको प्रेफरेंस शेयर्स दिए थे, दिस इज पार्ट ऑफ कैपिटल, दिस इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नो यू आर रिडीमिंग इट। रिडीमिंग का मतलब क्या होता है, आप फाइनेंशियल प्रेफरेंस शेयर्स को वापस ले रहे हो और उनको कैश दे रहे हो, उनको रिडीम करना बोलते हैं, ठीक है ना, खत्म कर देना, उनको बाय बैक कर देना। तो नाउ यू आर पेइंग देम दैट कैपिटल बैक, so this is again your financing activity, fine। ट्रेडिंग कमीशन रिसीव, कमीशन पर से रिसीव होना बिजनेस में, दैट्स योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, अगेन डेटर्स सेल से आ जाते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ जाते हैं, उन्हें उन्हें पैसा दिया, दिस इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पे, डिविडेंड यू पे ऑन द शेयर्स and shares, that is the capital is financing activity, payment of dividend is a capital, is a financing activity। Goodwill purchase, goodwill is an intangible asset, is a non-current asset, it's an investment, so this is investing activity। short term deposit in bank, आपके पास कैश था, आपने शॉर्ट टर्म डिपॉजिट रखा, दिस इज एन कैश इक्विवेलेंट, दिस इज कैश, दिस इज नॉट एनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, so this is not an operating per se, it is just it's just shown as a cash and cash equivalent, उसको नीचे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिखाते हैं, वो कोई एक्टिविटी पर से नहीं है, कैश इन हैंड हो या कैश को बैंक में डिपॉजिट किया, दिस इज नीदर एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉट इन्वेस्टिंग, ना फाइनेंस एक्टिविटी, बस इधर था कैश, शाम को जमा हो गया बैंक में डाल दिया, ठीक है। तो दिस इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इनको सबको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, मतलब जो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट 2-3 महीने की जिसकी वैलिडिटी होती है, वो हम कैश इक्विवेलेंट में दिखाते हैं, वो कहीं हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या इन्वेस्टिंग, इट वुड हैव बीन इन इन्वेस्टिंग, बट हम बोलते हैं कि यार शॉर्ट टर्म है, बस 2-3 महीने के लिए रखा है, हम उसको इन्वेस्टमेंट पे नहीं दिखा रहा, अगर 2-3 महीने से ज्यादा है देन इट विल बी एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बट नॉट ऑपरेटिंग इन एनी केस, फाइन। सर तो फिर बैंक ओवरड्राफ्ट भी इसमें आएगा, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में? वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास पेटेंट थे और आपने पेटेंट को बेच दिया, दैट इज अगेन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइन। अच्छा, अब इसमें क्या है, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलता है, मतलब AS3 बोलता है, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाओगे, देयर इज दो तरीके हैं बनाने के, क्या है, 2 तरीके बनाने के हैं। सॉरी सर, सर अगर हम टैक्स देते हैं डिविडेंड पे, सर वो क्या है? डिविडेंड आपका क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड पे आप देते थे, अभी नहीं देते, आप हटा दिया इनकम टैक्स में, वो डिविडेंड पे कंपनी पे करती थी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, अगेन दिस इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी दोस्त, डिविडेंड पर से इज अ फाइनेंसिंग, उस पे अगर आपको कोई टैक्स पे करना पड़ रहा है, दैट इज अ फाइनेंसिंग। लेकिन डिविडेंड अब तो ये एग्जेम्प्टेड है इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स, इट इज पेएबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी नाउ, तो मुझे लगता है ये भी इन्वेस्टिंग है फिर। सर इससे पहले ये फाइनेंसिंग हुआ करती थी, क्योंकि इफ टैक्स इज पेड ऑन डिविडेंड दैट मीन्स इट हैज बीन पेड बाय द टैक्स हैज बीन पेड बाय द शेयर होल्डर, बिकॉज इट नो नो वाज नो, इट वाज नॉट लाइक दिस, मैं आपको बताता हूं क्या था। पहले क्या होता था कि जब कंपनी डिविडेंड पे करती थी, जब कंपनी डिविडेंड पे करती थी, सपोज कंपनी ने 100 रुपया डिविडेंड पे कर दिया, ठीक है, अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात बताएंगे, दिस इज ए फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलती थी यार कंपनी तो डिविडेंड पे कर दिया शेयर होल्डर को, फाइन, अब हम शेयर होल्डर को कहां पकड़ेंगे कि वो इस पे टैक्स देगा नहीं देगा। तो कंपनी को बोला जाता था कि जब आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करोगे, उसी के साथ आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी पे करना। सपोज 15% था, तो वो 100 रुपए पे 15% गवर्नमेंट को जमा कर, ठीक है। और शेयर होल्डर के हाथ में जो डिविडेंड होता था वो एग्जम्प्ट होता था। मुझे पूरा बताने देना दोस्त, फिर मैं आपकी बात प्यार से सुनूंगा, ठीक है। तो शेयर होल्डर के केस में डिविडेंड क्या होता था, एग्जम्प्ट होता था, यहां तक ठीक है। तो अगर अभी तक की बात करूंगा, जब ये सिनेरियो था, उसमें आपका ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी था, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बिकॉज अगेन ये इस डिविडेंड की वजह से पे करना पड़ा। डीडीटी इसलिए पे करना पड़ा बिकॉज डिविडेंड पे करना पड़ा, सो इट इज डायरेक्ट नेक्सस विद द डिविडेंड, डिविडेंड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसके साथ ये वाला टैक्स भी फाइनेंस एक्टिविटी। जस्ट लाइक मैंने बताया था,
कि मैंने अगर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके ऊपर अगर मुझे कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ा, कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ा, मुझे कैपिटल गेन हुआ, कैपिटल गेन मुझे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हो गया, सो द टैक्स विच आई एम पेइंग इज अगेन एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सिमिलरली डिविडेंड पे कर रहे थे, उस पर डीडीटी पे कर रही थी कंपनी, दैट वाज ए फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बट नाउ फ्रॉम द लास्ट 3 years perhaps देयर वाज एन अमेंडमेंट इन द फाइनेंस एक्ट कि नाउ जो डिविडेंड देगी कंपनी, कंपनी इज नॉट सपोज टू पे द डीडीटी ऑन इट, द डिविडेंड विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। तो कंपनी को डिविडेंड पे डीडीटी नहीं पे करना पड़ेगा। तो कंपनी इस केस में आप क्या होती है, 100 रुपया डिविडेंड देती है, जिस शेयर होल्डर को 100 रुपया देंगे वो शेयर होल्डर अपनी इनकम में इसको दिखाएगा और इस पे टैक्स देगा। तो जब ये बात आएगी तो डीडीटी की बात ही नहीं आएगी। आप ठीक है, अब बताओ दोस्त आप क्या बोलना चाहते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ, अगर हम शेयर होल्डर की बात करें तो उसके उसके लिए आप तो कैश फ्लो स्टेटमेंट किसका बना रहे हो, शेयर होल्डर का बना रहे हो कि कंपनी का बना रहे हो? सर वही तो, यहाँ तो ये मतलब डिविडेंड तो फिर दोस्त नलिफाई होता है आप कैश फ्लो स्टेटमेंट किसका बना रहे हो, शेयर होल्डर का बना रहे हो कि कंपनी का बना रहे हो? सर, कंपनी का। लेकिन सर यहाँ तो ये नलिफाई होता है ना डिविडेंड, तो इसमें डिविडेंड की बात ही नहीं है फिर। मैं समझा नहीं आपका पॉइंट, दोबारा रिपीट करो। सर मेरा मतलब है कि अब डिविडेंड, मतलब इसमें डिविडेंड की, जो डिविडेंड पे टैक्स है वो तो अब नहीं देना है कंपनी को। अब लगता नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि डिविडेंड पे टैक्स अब नहीं, जब नहीं लगेगा तो ना ये फाइनेंसिंग है ना ये इन्वेस्टिंग है। अरे वो बात ही नहीं आ रही है ना, फाइनेंसिंग है नॉन इन्वेस्टिंग, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं हो रही है। कोई चीज होगी तभी तो आप उसको बताओगे ना कि भाई ये इन्वेस्टिंग है कि फाइनेंसिंग है। वो चीज है ही नहीं तो आप क्या पूछ रहे हो, वो चीज है ही नहीं ना। जब वो चीज होती थी, आज से 3 साल पहले जब होती थी, तो दैट वो यूज टू बी अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आज के केस में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता ही नहीं है। और पिक्चर में मैंने तो लाया नहीं, मैंने डीडीटी की डिस्कस ही नहीं किया, आपने खुद ही डीडीटी डिस्कस कर लिया। अब मैंने उसका पूरा क्लियरिफाई कर दिया, अब आप बोल रहे हो कि सर ये तो कुछ भी नहीं आएगा। मैंने तो पहले से ही बोला था वो आएगा ही नहीं कहीं पे। अब आप बोलना क्या चाहते हो वो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ठीक है, मुझे भी यही डाउट हो रहा है क्योंकि बुक्स अभी भी रिफ्लेक्ट करते हैं इस फिगर को कि बुक्स टैक्स इसलिए रिफ्लेक्ट पेड। करती है दोस्त, वो ये होता है कि सपोज मैंने भी अपनी बुक बनाई है 3 साल 4 साल पहले, अब मेरे पास थोड़ी टाइम होता है कि मैं बुक को रिप्रिंट करूंगा। बट यस, जो कमर्शियल लाइन में है, जो अपनी बुक्स को हर बार रिवाइज कर लेते हैं, उनको ये चीजें करनी चाहिए। बट नॉट लाइक जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कि जहां जहां स्टेट है उसको यूटी कर दो, तो फिर आपको पता ही वो कैसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। बट आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। जैसे मैंने आपको परसों भी बताया था प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के बारे में, कि बुक्स में आज के डेट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आता है प्रिंट होके, बट प्रैक्टिकली आप किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट में प्रीलिमिनरी एक्सपेंस नहीं देखोगे, बिकॉज कंपनी एक्ट 2013 जब आया वो बोला कि नहीं भाई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है उसको पहले ही सारा राइट ऑफ कर लो। बट बुक्स अभी भी है, ये लोग अभी रिवाइज नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिकल चैलेंज होता है यार, सारी कोई कौन फिर पढ़ता है, बात बात बना दिया कोई चीज फिर थोड़ी देखता है कोई इंसान। तो बट इसमें फिर भी अगर किसी की नोटिस में आएगा तो उसको करना चाहिए कि उनको मेल वेल कर दे, बट फिर इतना टाइम भी नहीं होता है कि यार करेंगे, अगर करना होगा उनको खुद ही चेंज। ठीक है। अब एस 3 बोलता है कि आप जो बनाओगे कैश फ्लो स्टेटमेंट को, आपको इसको बनाओगे, पहले दिखाओगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो, फिर दिखाओगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो, फिर दिखाओगे आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो, फिर उसमें डालोगे ओपनिंग कितना था, उसको ये आएगा चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर, दिस प्लस ओपनिंग विल बी क्लोजिंग, वो रिकंसाइल हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अब इसमें बोल रहा है कि आप 2 तरीके से बना सकते हो, जहां तक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की बात है, तो इसमें जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो आप 2 तरीके से बना सकते हो। उसका 2 तरीका मतलब क्या है, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा डायरेक्ट मेथड आसान है बट नॉट रिकमेंडेड है, इनडायरेक्ट मेथड मुश्किल है बट रिकमेंडेड है। वो बोलता है कि चाय आप इस तरीके से बना सकते हो कि पहले आप दूध डालो, उसको गर्म करो, फिर चाय पत्ती डाल दो, बन जाएगी चाय। दूसरा है कि नहीं, पहले चाय पत्ती डाल दो, पानी डाल दो, उसको अच्छे से काढ़ा बना लो, उसके बाद लास्ट में दूध डाल देना। ठीक है। तो इसमें मेहनत ज्यादा लगती है बट ये रिकमेंडेड है। इसमें क्या है, सारी चीजें एक साथ डाल दी, ग्राहक खसूस तो गए तैयार चाय नहीं, इसमें पहले काढ़ा अच्छे से बना लो, उसके बाद फिर जाके चीनी डालो, उसके बाद फिर जाके दूध डालो। ठीक है। तो दिस इज इनडायरेक्ट मेथड, दिस इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से मतलब क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जहां तक बात आ रही है, तो आप बताओ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश कहां से आया, कहां से आया होगा कैश? सर इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब बहुत सिंपल है, अगर डायरेक्ट मेथड से बनाना है कौन सी मुश्किल बात है। तो कहां से आता है कैश? सर आपने कैश सेल कर दी होगी, प्रोसीड्स फ्रॉम कैश सेल्स, फिर क्या आएगा, प्रोसीड्स फ्रॉम डेटर्स,
ठीक है, डेटर से पैसा आया तो ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश इनफ्लो आएगा। उसके बाद क्या बोलोगे, आउटफ्लो। आउटफ्लो कहां से होगा सर, कैश परचेज कर दिया आपने, पेमेंट टू क्रेडिटर कर दिया, सैलरी पे कर दी, रेंट पे कर दिया, टैक्स पे कर दिया, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। तो नेट अगर प्लस आया दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, माइनस आया दैट इज कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बहुत आसान है बनाना। तो दिस इज हाउ द ऑपरेटिंग मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मेड थ्रू डायरेक्ट मेथड, बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड, दिस इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज इससे आप रिकंसाइल नहीं कर पाते हो बुक से। तो इसलिए वो बोलते हैं कि आप इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करो, इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करो। देखो कैश फ्लो फ्रॉम डायरेक्ट मेथड में कुछ ज्यादा है भी नहीं कि मैं आपको इससे क्वेश्चंस करा लूं, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा आसान है और ये रिकमेंडेड नहीं है पर से। तो जो रिकमेंडेड है हम उस पर आ जाएंगे, और जो मुश्किल है दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज थ्रू इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब फोकस करना, 5 मिनट चाहिए मुझे आपके, बट आपको पूरा फोकस करना है बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। बच्चों को आसानी से समझ नहीं आता है। मुझे भी जब मैं 12th में था मुझे समझ नहीं आया था, और लास्ट मोमेंट पे मैंने सोचा था कि मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को छोड़ दूंगा, हालांकि मैंने फिर कर दिया था। बट अगर एक टॉपिक था मेरा 12th में जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, दैट वाज कैश फ्लो स्टेटमेंट। And in the cash flow statement, that was cash flow from operating activities, and in the cash flow it was through the indirect method. ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट है इसीलिए अच्छे से फोकस करके आप समझ लेना। ठीक है, इसको समझाने से पहले, इसको समझाने से पहले मैं यहां पे कुछ बनाता हूं। ठीक है, मेरे को खुद से एग्जाम्पल ड्राफ्ट करनी है और इतना ही हम आज कर पाएंगे। तो आप लोग फोकस करोगे अच्छे से। ठीक है, मैं बहुत ही सिंपल रखूंगा इसको, जितना मुझे एक एग्जाम्पल से आपको समझाना होगा। मुझे जो जो इंपॉर्टेंट है ना मैं उसी पे फोकस करूंगा।
ठीक है, ये मैंने बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना दिया और पीएनएल बना दिया। ठीक है, तो इससे आपको समझ क्या आ रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, कितना प्रॉफिट हुआ है? 40,000। 40,000। अब हमें क्या बनाना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या आपको यहां से पता चलेगा भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या कैश आया? द आंसर इज नो, नहीं पता चलेगा। जी सर। आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से डायरेक्ट मेथड से कैश निकालना है, तो आप क्या बोलोगे, सर बताओ फिर कैश में कितना सेल किया है? द आंसर इज, आपको तो दिया है सेल्स पीएनएल में, जब आप प्रॉफिट लॉस बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, आपको वहां से ही रिकंसाइल करके बनाना है ना। जो सेल आता है वो तो पूरी सेल आती है, उसमें ये थोड़ी लिखा होता है कैश सेल इतनी है, क्रेडिट सेल इतनी है, नहीं लिखा होता है ना। आपने पीएनएल जी देखा सर। किसी भी कंपनी का, वहां पे लिखा होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कैश सेल इतना, क्रेडिट सेल नहीं लिखा होता है, तो आप तो वो निकाल ही नहीं पाओगे। डेटर लिखा है 80,000 था, अभी 1 लाख हुआ है, तो आपको पता चलेगा भाई डेटर से कितना पैसा आया? द आंसर इज नो, because you need to know how much was the credit sale, then you will add that to the 80,000, that will be the total debtors. Now you will subtract 1 lakh rupees because that is still outstanding, you will get the difference what the debtors have paid. But in this case, since the information is not available, you will not be able to use the direct method. Direct method was easy provided you had the exact information, but since from the financial this information is not available and the reconciliation is not possible through the financial statement through the direct method, that's why it's not recommended to make cash flow statement by direct method. इसीलिए बोला जाता है कि आपको इनडायरेक्ट मेथड से आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बना के दिखाओ। अब देखो हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। अब आपको प्लीज प्लीज फोकस करना है। अब मुझे आपके 10 मिनट चाहिए। अगर आपने 10 मिनट अच्छे से पढ़ा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, गारंटी दे सकता हूं कि इतने लॉजिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे जितने आज की डेट में अगर मैं बताऊंगा 50% से ज्यादा लेक्चरर्स अगर होंगे जम्मू कश्मीर में, उनको ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी जो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। गारंटी के साथ बोलता हूं, विद 100% गारंटी। अगर आपने 10 मिनट फोकस किया, इस चीज को समझ आओगे, इस तरह की आपको क्लैरिटी आएगी कि 50% से ज्यादा जो लेक्चरर्स आज की डेट में है उनको ये क्लैरिटी नहीं होगी। बट आपको फोकस करना है खाली 10 मिनट। करोगे फोकस? कामाला एक्साइड यस सर। नो सर। ठीक है, ठीक है। अब देखो कैसे बनाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। देखो क्या बोलता है, ये बोलता है सबसे पहले आप क्या करो, आप बेस ले लो नेट प्रॉफिट को। क्या ले लो? नेट प्रॉफिट को। नेट प्रॉफिट क्या है यहां पे? 40,000। यहां से आप शुरू कर लो, पूरा रिकैंसिल मुझे यहां से चाहिए। यहां से आप शुरू करो। आपको क्या चाहिए? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो यू विल एज्यूम एज्यूम करो आप कि ये 40,000 आपका पूरा कैश में आया है। क्या आया है? ये 40,000 पूरा कैश में आया है और ये पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। समझ लो, दिस इज नॉट अ कैश फ्लो फ्रॉम, बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस। तो हम क्या बोलेंगे जब हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी? तो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, मुझे बार बार ऊपर जाना पड़ेगा, तो हो सकता है 10 की जगह 15 मिनट लगेंगे। तब हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब इसमें पहला चीज, स्टार्ट विद द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। इस साल में आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ? दैट इज 40,000। अब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बोल रहे हो, तो आप एज्यूम क्या कर रहे हो, ये 40,000 का 40,000 इज ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, बट फिर आप क्या करते हो, आप चेक करते हो पीएनएल में बाकी आइटम्स को। अब जब इसके ऊपर गए आप ऊपर गए, आपने देखा कि 30,000 की एक फिगर जो है इसमें से माइनस हुई है प्रॉफिट में से, है कि नहीं? ये 40,000 का प्रॉफिट आया, पहले कुछ एक्स अमाउंट था, उसमें से ये 30,000 माइनस हुआ है इंटरेस्ट पेड। तो आप इसको नेचर को देखोगे, क्या इंटरेस्ट पेड एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? द आंसर इज नो। नो। द आंसर इज नो। अगर मैंने Yes, sir. इंटरेस्ट पे 30,000 किया है, दिस इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दिस इज एन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये जो 30 यहां से कम कर रहा हूं अभी, तो इट मीन ऑपरेशन से मैंने 40,000 नहीं कमाया, ऑपरेशन से मैंने कितना कमाया था? 70,000। मेक सेंस? यस सर। दिस इज द अप्रोच यू हैव टू फॉलो। एक एक आइटम को लेंगे हम,
सर ऑपरेट मैं तो अभी 40,000 बोला, बट सर नहीं, जब मैं इसको डिकोड कर रहा हूं, जब मैं अंदर में पीएनएल को खो रहा हूं, तो वहां मुझे ना एक 30,000 का खर्चा पड़ रहा है जो कि इंटरेस्ट पे किया है। सर वो इंटरेस्ट जो है दैट इज माई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दैट इज माई फाइनेंसिंग एक्सपेंस। तो मेरा ऑपरेशन से मुझे कैश ज्यादा मिला था, कितना? तो आपको एक आइडेंटिफाई हो गया, उसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो जो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर होगा, इसको हम ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या करेंगे? नॉन नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस जो है वो उसको ऐड करेंगे, बिकॉज वो ऑपरेशन से नहीं है। इस केस में क्या था? इंटरेस्ट पेड। क्या था? इंटरेस्ट पेड 30,000। तो अभी तक हमें क्या समझ आ रहा है? अरे नहीं नहीं, 40,000 नहीं था, ऑपरेटिंग से हमें अभी लग रहा है कि 70,000 कमाया था, उसमें से फाइनेंसिंग का 30,000 गया, पीछे बचा 40,000। मेक सेंस? जी सर। ऐसा नो, ठीक है। अब जरा ऊपर एक आइटम को देखेंगे, ये हो गया। अब देखते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? डेप्रिसिएशन इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बट डेप्रिसिएशन इज अ, परसों के लेक्चर में बोला, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश। अरे सर 70,000 नहीं, कैश की जहां तक बात है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 70,000 है, बट हम कैश फ्लो की बात कर रहे हैं। कैश तो हमने ज्यादा कमाया है, वो 50,000 हमारे पास मूड है, वो कैश में खर्चा गया ही नहीं है। दैट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। सो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड वी विल ऐड नॉन कैश एक्सपेंस। हम क्या करेंगे? अगर कोई नॉन कैश एक्सपेंस है उसको ऐड करेंगे, बिकॉज कैश थोड़ी गया उससे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हम क्या फोकस कर रहे हैं? हम प्रॉफिट पे फोकस नहीं कर रहे, हम ये देख रहे हैं कि कैश कितना है। तो कैश कितना था? तो अगर कोई नॉन कैश एक्सपेंस है, जैसे इस केस में मैंने डेप्रिसिएशन दिखाया, एमोर्टाइजेशन हो सकता है, इसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे 50,000। तो इसका मतलब अभी तक हमें क्या समझ आ रहा है? 40 प्लस 30, 70 प्लस 50, दैट इज 120। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमें 1,20,000 का कैश आया हुआ है। अभी तक ये समझ आ रहा है, इट इज नॉट द फाइनल, बट अभी तक हमें लॉजिकली ये समझ आ रहा है, नहीं नहीं सर 40,000 नहीं है, 70,000 है, 70,000 भी नहीं है, 1,20,000 है। अभी तक हमें ये समझ आता है, ठीक है। यस सर। चलो इसके बाद ऊपर फोकस करते हैं। ऊपर सैलरी है, तो सैलरी आप क्या मानते हो फिलहाल के लिए? सर सैलरी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना? यस सर। सैलरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो इसको छोड़ देंगे, बोलेंगे ठीक है यार, सैलरी है 90,000, हम मानेंगे 90,000 का 90,000 कैश में पे कर दिया, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, इसको छोड़ देंगे, ठीक है, ये ठीक है। अब आते हैं इस तरफ से, यहां पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, दिस इज माई नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन अब ऑपरेटिंग बोला कि सर इनकम। देखो, 1,20,000 जो है ना, 1,20,000 जो है वो पूरा ऑपरेटिंग से नहीं है सर। 1,20,000 में जो 10,000 का प्रॉफिट है ना, वो तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, दैट इज एन इन्वेस्टिंग इनकम। वो ऑपरेशन से नहीं कमाया आपने सर, वो इन्वेस्टिंग से कमाया। सर उसको तो माइनस करना पड़ेगा ना, माइनस करेंगे उसको। यस तो सर। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे लेस प्रॉफिट। नॉन इसको मैं ऑपरेटिंग। इससे लिखूंगा, मैं एक्चुअली मेजर हेडिंग लिख रहा हूं जो आपको फंडामेंटली याद है। पता है बाकी जगह पे क्या बोलते हैं, रटा करते हैं, ऐड करो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऐड करो नॉन कैश एक्सपेंस, लेस करो इसका उल्टा, उधर जाएंगे ऐड करो ये, लेस करो ये, बस रट्टा लगाएंगे। जब आपका एग्जाम होगा, आपके वहां होम कंडीशन होगी नहीं, एसी होगा नहीं, पसीने ऑलरेडी छूट रहे होंगे, वहां पे देखा क्वेश्चन, अब आप कंफ्यूज हो रहे हो, अरे ऐड करना था लेस करना था, ऐड करना था लेस करना था। वहां थोड़ी ये टाइम मिलेगा आपको, ऐड किया तो हो सकता है लेस करना था। तो कभी भी रट्टा मत लगा लो। मैं ये पता नहीं कैश फ्लो में कितने मंथ बाद पढ़ा रहा हूं, आई डिडंट गेट अ टाइम इवन टू सी द बुक टुडे। मेरा वीकेंड बहुत बिजी था, मैं ऑफिस में आज बहुत बिजी है, वहां से आया, कुछ काम में फंसा हुआ था, जस्ट 8:20 में लैपटॉप खोला और आपके सामने लेक्चर पढ़ाने लगा। अभी आपके सामने क्वेश्चन बना दिया। मुझे क्यों नहीं दिक्कत आएगी? बिकॉज मैं लॉजिक्स को पकड़ रहा हूं। तो प्रॉब्लम क्या आती है हमारी सोसाइटी में कि हमें बच्चों को लटरा बढ़ाते, इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज ऐसे कर लो। अरे जब एग्जाम होता है ना, वहां इंक्रीज डिक्रीज में इतना कंफ्यूजन होता है, बच्चों को समझ नहीं आता इंक्रीज करना डिक्रीज करता है, तो उसको लॉजिकली पढ़ा दो ना, तो वो खुद ही उसको कॉन्सेप्ट को देखेगा, उसको खुद ही जवाब मिलेगा कि भाई करना क्या था इसमें। तो इस तरह से हमें फिर देखा कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है उसको लेस करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर है उसको लेस करेंगे, क्यों? हमें ऑपरेटिंग निकालना है ना। तो ऑपरेटिंग के यस नॉन सर। ऑपरेटिंग लेस, यहां पे था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सेल ऑफ। एसेट। अगर इसका उल्टा होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, दैट विल बी अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो उसको ऐड बैक करने का, बिकॉज वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। पर यहां पे ये था 10,000, तो 10,000 को मैं माइनस करूंगा, ठीक है। यस सर। यह हो गया यहां पे। अब यहां पे आया फिर
परचेज और सेल, इसको मैं दोनों को मानता हूं ऑपरेटिंग। स्टॉक जो है उसको ऊपर बैलेंस शीट आइटम देंगे। तो एज सच हमें पीएनएल के सारे आइटम्स को हमने ठीक कर दिया, पीएनएल के सारे आइटम्स को हमने ठीक कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं, यहां तक जो फिगर आई, 7 आकलच भूसास मैं दासास आकलच 110 दासास, Like तो इसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर बिफोर इट्स नॉट अगेन फाइनल, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। क्या बोलते हैं इसको? वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्योंकि वर्किंग कैपिटल जो है, डेटर क्रेडिटर और सैलरी वैलरी ये सब कुछ, अगर इसका बैलेंस शीट में कुछ इंपैक्ट है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, दीज आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर मैं बैलेंस शीट को Yes, sir. डिकोड करूंगा, अगर मैं बैलेंस शीट को डिकोड करूंगा, जस्ट आई विल ट्राई टू मेक इट लाइक दिस। यहां पे मेरा शेयर कैपिटल है, नॉन करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज है, Yes, sir. नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट है। ठीक है, तो हमने क्या बोला? Yes, सर sir. नॉन करंट एसेट क्या है? ये सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। करंट एसेट क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। करंट लायबिलिटीज क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये दो क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो बैलेंस शीट इज लाइक दिस, शेयर कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, नॉन करंट एसेट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज, दीज आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। तभी मैंने बोला कि change in ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्योंकि इसमें अगर कुछ है वो सारे ऑपरेशंस है, तो उनमें देखेंगे कुछ चेंजेस है कि नहीं है। तो अब हम बैलेंस शीट में जाएंगे, वहां पे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को देखेंगे। बट मैंने क्योंकि क्वेश्चन बनाया ऐसे कि मैंने सिर्फ करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज रखे, ऊपर फिक्स्ड एसेट में नहीं गया मैं, क्योंकि अभी आपको कंसेप्ट समझना है। चलो आप करंट एसेट्स पे फोकस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं डेटर। क्या देखते हैं? डेटर। अब लॉजिकली समझना, लॉजिकली समझना, डेटर कितने थे यहां पे? 80,000 80,000. 80,000। यहां पे कितने हैं? 1 lakh 1 lakh इसका मतलब क्या हो गया? debtors बढ़ That गए increase हो गए हैं. डेटर्स बढ़ गए। जी सर. लॉजिकली समझ लो, मैंने यहां पे स्टार्ट किया था 40,000 से। मैंने क्या माना? मैंने यहां पे एजम्पशन क्या मानी? मैंने माना ये 5 लाख कैश में, ये 4 लाख कैश में, तो ये 2 लाख जो है वो कैश में आया प्रॉफिट। ये जो है 90,000 ये कैश में गया, ये भी कैश में गया, ये भी कैश में गया। फिर मैंने बोला नहीं ये कैश में नहीं है, ये ऑपरेटिंग नहीं है, ये ऑपरेटिंग को वापस कर दिया। बट यहां पे भी ये जो 5 लाख की सेल थी, मैंने अभी क्या एज्यूम किया था? जब मैंने बोला कि मेरा अभी तक 1,10,000 आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, व्हाट इज द बेसिक एजम्पशन? बेसिक एजम्पशन मैंने क्या माना था? कि 5 लाख का 5 लाख पूरा कैश में आया, यही माना मैंने। Yes, sir. जी सर अभी तक तो यही माना ना, 5 लाख को कैश माना, तभी मुझे नीचे 1,10,000 आया। पर जब मैं ऊपर बैलेंस शीट में जाता हूं, तो मैं देखता हूं कि जो डेटर है वो 80,000 थे पहले। अरे अगर मैं साल की पूरी सेल कैश में मानता हूं, तो डेटर तो 80,000 होनी चाहिए, डेटर से 80,000 से कम होने चाहिए। लॉजिकली तो या तो 80,000 होना चाहिए, या अगर डेटर ने कुछ पैसे दिए वो और कम होना चाहिए। बट यहां तो डेटर Yes, बढ़ sir. गए हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका हो गया कि सारी सेल जो है वो कैश में नहीं हुई है, credit sales are कैश there सेल नहीं हुई। तो कितना, एटलीस्ट कितना कम हुआ है कैश सेल? 20,000 से कम हुआ है। मतलब जो, अगर मैं सेल बताऊंगा, ये पूरी सेल कैश सेल नहीं है, ये पूरी सेल कैश सेल नहीं है। इसमें सर दो हिस्से है, एक क्रेडिट सेल है सर, एक Okay. क्रेडिट सेल है इसमें। अगर मैं यहां पे लिखने की कोशिश करूंगा दोस्त, एक क्रेडिट सेल है 20,000 और कैश सेल है 4,80,000। 480. मेक सेंस? Yes, 20,000 sir. में क्यों मार रहा हूं? सपोज 80,000 पुराने थे, 20,000 ऐड करो, कितना हो गया? 1 लाख। अब आपके डेटर 1 लाख है, इट मीन एटलीस्ट 20,000 की सेल जो है क्रेडिट सेल है। तो अब इससे क्या समझ आया? हम जो बोलते हैं यहां पे 1,10,000 आया, 1,10,000 आया, 1,10,000 नहीं है सर, 1,10,000 नहीं है, बिकॉज 20,000 की सेल जो है वो क्रेडिट में हुई है, तो उतना पैसा तो आया नहीं ऑपरेटिंग से। तो इसमें क्या करेंगे? लेस। Yes. क्या करेंगे? लेस। इंक्रीज, इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट एसेट, इसको लेस करेंगे। इसको मुझे बाद में लिखना था, आई जस्ट गॉट अ कॉल। 1 मिनट होल्ड कर देना आप लोग, मुझे फोन निकालना पड़ेगा। 1 मिनट होल्ड कर देना।
ठीक है, तो इससे हमें समझ आया कि भाई 20,000 जो है वो तो नहीं आया। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। अच्छा, अब एक डाउट बन सकता है किसी का, सर व्हाट इज द गारंटी कि क्रेडिट सेल 20,000 की हो सकती है? ठीक है ना सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 लाख की अगर सेल थी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कैश में 2.5 लाख थे, क्रेडिट में 2.5 लाख थे। हो सकता है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये एक डाउट आ सकता है ना जहन में, सर आपने तो ये बोला 20,000 ही, व्हाट इज द गारंटी कि 20,000 ही था क्रेडिट सेल? 2.5 लाख भी तो हो सकता है, तो सर 2.5 लाख माइनस करो ना, आप 20,000 क्यों माइनस कर रहे हो? मैं बोला ठीक है भैया, मैंने आपकी बात मान ली कि 2.5 लाख रुपया क्रेडिट सेल थी, सपोज कुछ भी हो 2.5 लाख होगा, तो 2.5 लाख के हिसाब से फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आप बोलोगे कि सर 2.5 लाख यहां पे माइनस करो, यही बोलोगे ना, सर यहां पे तो 2.5 लाख माइनस करो। मैं बोलूंगा ठीक है, मैंने 2.5 लाख रुपया माइनस कर दिया, बट मैं बोलूंगा रुको, अगर आप बोलते हो 2.5 लाख की क्रेडिट सेल है, ठीक है, 2.5 लाख की क्रेडिट सेल है, जल्दी बताओ, Yes, sir. क्रेडिट सेल है, ओपनिंग डेटर कितने थे? 80,000। 80,000. 2.5 लाख क्रेडिट में भेजा, कितना हुआ? 3,30,000। 230. 30,000. 330. Yes, sir. 3,30,000, तो आपके डेटर तो 330 होने चाहिए, Yes, sir. आपकी डेटर तो 1 लाख है। अगर आपके डेटर 1 लाख है, होने चाहिए 330, इसका मतलब क्या निकला? सर 230 तो उनने कैश दे दिया, Yes, sir. तो फिर ये 230 कैश भी ऐड करना पड़ेगा ना। जी, Yes, तो जी. sir. कुछ भी आप डेटर मानो, इससे ज्यादा कुछ भी डेटर मानो, तो इट मीन जब आप डेटर का अकाउंट बनाओगे तो वहां पे जो डिफरेंस निकलेगा ये मानना पड़ेगा कि इन्होंने कैश दे दिया। अब आप यहाँ पे 250 माइनस करो, 230 ऐड करो, नेट में वही 20,000 आएगा। तभी हम उसको डिटेल में Yes, नहीं sir. जाते, वट एवर दैट मे बी, द एंड रिजल्ट इज अल्टीमेटली द डिफरेंशियल विल बी इधर इंक्रीज और इधर डिक्रीज। अगर ज्यादा बढ़ रहा है इट मीन उधार गया है पैसा, और अगर कम हो गया इट मीन वो कैश सेल तो हो गई पूरी, वो पूरा का पूरा पैसा है, पिछले साल का भी कुछ पैसा आ गया। समझ आई बात? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये हो सकता है किसी के बीच में डाउट आता, तभी मैंने इसको क्लैरिफाई कर दिया। चलो अब हमारे लिए चीजें आसान हो गई। अब यहां में कोई दूसरा चीज, स्टॉक की अगर हम बात करेंगे, स्टॉक लास्ट ईयर कितना था? 190. 1,90,000। साल कितना है? मैंने यहाँ पे एक चीज गलत कर ली, जब मुझे ये बनाना था, क्योंकि मैं क्वेश्चन बना था, मुझे जहन में आया नहीं ये सब चीज, बट सपोज अभी अब उस डेप्थ में नहीं जाएंगे, अभी जस्ट मानेंगे ये वहां पे यहाँ पे 190 था, फिगर्स कुछ टोटली डिफरेंट होती, बट ठीक है हाइपोथेटिकल ले लेंगे, ठीक है ना। सपोज इसको 50 ही लेंगे, सपोज हम चलो यही करते हैं, इसको 50 ले लेते हैं, ठीक है ना, गलत ही क्यों करूंगा मैं इसको, लेट इट बी 50, ये मैंने 50 रखा था ना इधर, यस सर। जी. तो मैं 50 रख लेता हूं इसको, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे भी मैं 50 रखूंगा, क्योंकि ये मैच होना चाहिए ना इसमें, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग Yes, sir. स्टॉक, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक बनता। Yes, अच्छा, अब sir. स्टॉक के बारे में देखो, स्टॉक अगर पिछले साल का 50,000 था, ठीक है, Yes, sir. स्टॉक पिछले साल का कितना था? 50,000। इस साल कितना है? 150. 1,50,000। स्टॉक में अब कितना हो गया है? 1 लाख का इंक्रीज 1 हुआ। lakh increase. 1 lakh increase. 1 लाख क्या हुआ है? इंक्रीज Increase. हुआ है स्टॉक में, 1 लाख इंक्रीज हुआ है। अब इधर देखो, ये 50,000 का स्टॉक, Yes, sir. ठीक है, 50,000 का स्टॉक, तो यहां पे स्टॉक हो गया 1.5 लाख, 1 लाख का स्टॉक Yes, sir. बढ़ गया, यहां तक ठीक है। अब Yes, sir. इसको होल्ड करो, 2 मिनट का होल्ड करो, मैं इसको समझाता हूं। अब क्रेडिटर पे आ जाओ, क्रेडिटर कितने थे? पहले 1 लाख 1 20,000 थे। 120. 1,20,000। 20,000. यहां पे क्रेडिटर कितने हैं? 90,000। 90। यहां पे परचेज कितनी थी? 40। तो यहां पे जब कैश 4 लाख थी, परचेज जब 4 लाख थी, तो आपने क्या माना कि सर 4 लाख का जब परचेज था, आपने अभी एज्यूम किया कि ये सारा कैश में हो गया, ठीक है, Yes, sir. कैश में हो गया। बट जब आपने क्रेडिटर Yes, को sir. कंपेयर किया, तो क्रेडिटर पुराने 1,20,000 थे, पुराने क्रेडिटर कितने थे? 1,20,000 थे। अभी कितने हो गए ये? 90,000। इसका मतलब क्या है?
कि सर इस साल के परचेज का पूरा पैसा भी आपने दे दिया उसको, जितना भी वो क्रेडिट Yes, में sir. होता आपने वो भी तो पे कर दिया, तो इस साल की परचेज का पूरा पैसा तो आपने पे कर दिया, प्लस लास्ट ईयर का भी 30,000 आपने पे कर दिया, तो ऑपरेशन से क्या होगा, ऑपरेशन से कैश और 30,000 कम हुआ होगा। कम हो जाएगा। ठीक है, Yes, मेक Yes, सेंस। sir. Yes, Yes, sir. sir. ऊपर क्या था, स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक से भी क्या हुआ था, 1 लाख रुपया कम हुआ था, बिकॉज वो कैश फंस गया था स्टॉक में, वो तो रियलाइज नहीं हुआ ना। आपका प्रॉफिट क्या आता है, कॉग्स, आपने जो परचेज किया था 4 लाख का, आप वो सारा बेच नहीं पाए, बिकॉज 1 लाख का माल जो है वो भी स्टॉक में फंसा हुआ है, वो तो रियलाइज नहीं हुआ है। जो आपने स्टॉक लाया था वो स्टॉक में फंसा है ना अभी पैसा, वो रियलाइज तो नहीं हो गया, बिकॉज आपका प्रॉफिट क्या था, कॉग्स जो परचेज में था वो तो फंस गया आपका, तो 1 लाख रुपया आपका यहां पे फंस गया स्टॉक में। लेस जो क्रेडिटर्स थे, इंक्रीज, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, यहां पे sir. आपका 30,000 और फंस गया, क्योंकि करंट लाइबिलिटी जब कम होगी इट मींस आपने क्या किया, उनको Cash pay पुराना किया. वाला भी पे कर दिया, तो इस साल वाला तो कर ही दिया, पुराना वाला भी पे कर दिया, जो पीएनएल में कैप्चर नहीं होगा, बिकॉज पीएनएल एक्रूअल बेस पे बनता है, तो ये 30,000 भी माइनस किया। अब देखते हैं लास्ट चीज, मैंने वो पहले एक्चुअली ज्यादा रखा था इसलिए ताकि एक एडिशन वाला हो जाएगा, बट वो क्योंकि वो मुझे पीएनएल से रिकंसाइल करना था तभी मैंने माइनस ले लिया फिर। अब सैलरी पेबल, सैलरी पेबल का मतलब क्या है, जो एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, यहां पे आपने सैलरी का खर्चा डाला 90,000, 90,000 आपने एक्रूअल बेसिस पे डाल दिया कि भाई इस साल का खर्चा 90,000 है, तो आपने ये एक्रूअल बेस पे 90,000 डाल दिया। इसका मतलब क्या निकला, आपने बोला कि यार 90,000 एम्प्लॉयज की सैलरी थी, ये आपने पूरी की पूरी कैश में पे कर दी। समझ आई बात। जी जब आपने कंपेयर किया 31/3/24 को 20,000 की सैलरी पेबल, इस साल 30,000 है, इसका मतलब क्या निकला, सर ये जो आपने यहां पे बोला कि पूरा 90 था 90,000 पे कर दिया, ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, बिकॉज लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 20,000, इस साल का आउटस्टैंडिंग 10,000 है, तो इसमें कितना बढ़ा, 10,000, इट मीन 10,000 की सैलरी आपने अभी तक पे नहीं 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 किया. की। आप मान लो ये 20,000 का 20,000 पुराना पे कर दिया होगा सपोज, इस साल की लाइबिलिटी 30,000 बची हुई है, तो इस साल का खर्चा 90,000 था, उसमें से 20 आपने पे कर दिया, पीछे 10,000 बचा, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 20,000 का पुरानी लाइबिलिटी थी, मैं बोलूंगा मैंने सिर्फ इस साल की लाइबिलिटीज पे कर दी सपोज, तो पिछले साल का 20,000 था, इस साल भी 20,000 होना चाहिए, इस साल अगर 30 है तो इसका मतलब क्या है, 10,000 की लाइबिलिटी आपने अभी तक पे नहीं की है, नहीं और किया. तो मतलब 90 का 90 आपने पे नहीं किया है, आपने 80 ही पे किया है, Already pay किया है. आपने 80 पे किया है, तो 10,000 आपने पे नहीं किया है, तो अगर करंट लाइबिलिटी बढ़ी है तो इट मीन्स उतना कैश तो आपको गया नहीं है, वो लाइबिलिटी बढ़ी है बट आउटफ्लो नहीं हुआ है, तो उसको हम ऐड करेंगे, इंक्रीज, इंक्रीज इन In करंट current लाइबिलिटी। liability. पता है वो कैसे पढ़ाते हैं बाकी लोग, वो बोलते हैं इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, अरे एग्जाम में फिर बंदा कंफ्यूज रहेगा किसको इंक्रीज करना था किसको, वो बोलते हैं करंट एसेट से स्टार्ट कर लो, इंक्रीज होगा करंट एसेट उसको लेस करेंगे, उसका उल्टा क्या होगा, डिक्रीज होगा तो उसको ऐड करेंगे, फिर उसका उल्टा क्या होगा, करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो उसको लेस करेंगे, उसका उल्टा क्या होगा, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होगी उसको। बट अगर स्टार्टिंग पॉइंट ही आपका गलत हो गया तो सारी चीजें आपकी गलत हो जाएंगी, तो रादर फोकस ऑन एनी ऑफ द आइटम्स इन द लॉजिकल सेंस। अब मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा एग्जाम में, चारों में से एक चीज याद रखो, जैसे मैंने डेटर वाली एग्जांपल, वो अगर आपकी याद होगी, बाकी उनका उल्टा है। करंट एसेट में आपने डेटर का देखा, डेटर अगर कम हो गए इट मींस, डेटर अगर कम हो गए इसका मतलब क्या हो गया, डेटर से पैसा आया है, डेटर से पैसा आया हुआ है, Yes, sir. Yes. आया हुआ तो है। ऐड करेंगे। अब अगर उल्टा हुआ है करंट एसेट तो लेस करेंगे, इसका उल्टा क्या होगा, लाइबिलिटीज में लाइबिलिटीज बढ़ी है तो ऐड होगा, लाइबिलिटीज कम हुई है तो डिक्रीज होगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट लॉजिकली फर्स्ट, ठीक है ना। तो अब इसको ऐड करेंगे, 1,10,000 और 10,000 कितना होता है, 1,20,000, 1,20,000 में ये 1,20,000 गया, कितना है 0, और ये 30,000 माइनस, तो नेट में आपका आया 30,000 नेगेटिव, इट मीन्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहां पर याद है कैश आउटफ्लो ही हुआ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश आया नहीं है, कैश ओवरऑल गया ही है, तो अब आएगा ये कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ आई बात। Yes, तो sir. आज मैंने आपको एक बेसिक सा बता दिया कि किस तरह से हम स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड वी अराइव एट कैश आउटफ्लो या कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वी स्टार्ट विद द फिगर विच इज अपीयरिंग इन द पीएनएल, उसमें फिर जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है या नॉन कैश एक्सपेंस है उसको ऐड करते हैं, अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसको हम लेस करते हैं। इसी तरीके से फिर वर्किंग कैपिटल में देखते हैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में, अगर करंट एसेट बढ़ गया है
इट मींस इतना पैसा और फंसा है करंट एसेट में, तो उसको लेस करेंगे। अगर करंट एसेट कम हो गया, इट मींस करंट एसेट और यूटिलाइज हुआ है, तो उसको ऐड करेंगे। लाइबिलिटीज बढ़ गई है, इट मींस लाइबिलिटीज का इतना पूरा पैसा तो नहीं गया है खर्चे का, कुछ बच गया है जो उधार में आपने पे कर दिया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पूरा पैसा एक्रूवल बेसिस पे कैश में नहीं गया है, कुछ क्रेडिट में गया है, तो क्रेडिट में कैश में, तो वो ऐड होगा, क्योंकि पीएनएल बना है एक्रूवल बेसिस पे, तो उसमें चाहे पेमेंट गई या नहीं गई आपने माइनस कर दिया, बट नाउ यू आर सेइंग कि पेमेंट तो उसकी गई नहीं है, तब आप उसको ऐड करते हो। तो यू रीच एट फ्रॉम मर्केंटाइल यू आर ट्राइंग टू अराइव एट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो आपने ये बोला एक्रूवल में तो पूरा सैलरी लेस कर दिया, बट यार 10,000 की सैलरी थोड़ी गई अभी, तो उसको ऐड बैक करते हो। सिमिलरली क्रेडिटर में हमने यू एज्यूम कि ऑल द परचेज हैव बीन मेड इन कैश, नाउ यू आर रियल सीइंग और कि वो क्रेडिटर तो और कम हो गया है, तो क्रेडिटर को और पैसा दे दिया हमने, तो इट मींस ये एडिशनल और कैश आउटफ्लो हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। अगेन इट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी ना, आप उधार में ले लो या लो, तो है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी, वो परचेज तो होया हुआ है और आपने ऑपरेटिंग से दे दिया है, तो उसको भी हम माइनस कर लेते हैं, एंड देन वी अराइव एट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, आज क्लास बड़ी लंबी खिंच थोड़ा लेट भी हो गया था मेरे एंड से, तो आज इतना ही रखते हैं। कल थोड़ा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पे करते हैं, कल ही कंप्लीट करेंगे, बिकॉज आपको और 12th के बच्चों या एकेडमिक्स के लिए फर्क पड़ेगा। आपको बस मैंने टिप बिट्स देने हैं, कंसेप्ट देखने, ताकि आपका अगर कोई एमसीक्यू आएगा तो आपको वो समझ आएगा। कल इंशाल्लाह इस टॉपिक को ही खत्म करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट को। ठीक है, किसी को कोई डाउट, अदरवाइज हम सेशन को क्लोज कर देंगे। No, sir. Thank you so much. गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। आई होप आपको वैल्यू एडिशन आज के लेक्चर से हुई होगी। Yes, sir. Definitely, sir. गुड Thank नाइट, you. अल्लाह Thank हाफिज।